हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आज ये क्लास 12 के ट्रांसलेशन का एक बेसिक वीडियो रहेगा और इस बेसिक वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाता है और उसका तरीका एकदम सिंपल वे में हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वो बड़ा सा बड़ा वाक्य ही क्यों ना हो। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एक जो सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, इन दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। अगर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट दैट मीन्स कर्ता और वर्ब, अगर सब्जेक्ट और वर्ब अगर ये दोनों एक वाक्य में हैं तो हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अर्थात इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम एक वाक्य बोलेंगे। अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं है, अकेले वर्ब है तो वो वाक्य नहीं होता। अगर वर्ब नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है, तब भी वो वाक्य नहीं होगा। इसका ये कहने का मतलब हुआ कि अगर हम एक सेंटेंस को सेंटेंस कहना चाहते हैं तो उसमें जो है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। और अगर और भी आगे हमें बढ़ना हो तो आगे और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। आगे क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अलावा अदर वर्ड। तो कुल मिलाकर के एक सेंटेंस का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है और सबसे कम से कम जो फैमिली ऑफ सेंटेंस होता है, जो मेंबर्स ऑफ सेंटेंस हैं, उसमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब का तो होना जरूरी होता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा अगर कुछ आता है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट या फिर क्या है, अदर वर्ड होता है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है एक सेंटेंस के लिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब में किसी एक की कमी है तो उसे हम सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा कुछ आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिंपल सा सेंटेंस जो होता है उसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब होना उसमें अति आवश्यक है। सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा कुछ अगर आए तो उसे हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कहेंगे। अब जो वर्ब होगा, वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो कॉम्प्लीमेंट आता है, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आएगा, अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड। तो फ्रेंड्स इसमें हमें ये चीज सीखना है कि ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कर्ता, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये दोनों कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे हम इसकी पहचान करें। तो सिंपल सा तरीका होता है कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका नाउन और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। ये जो नाउन और प्रोनाउन है, वाक्य में जब भी इसका प्रयोग होता है तो या तो एक सब्जेक्ट के रूप में या तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन और प्रोनाउन इन दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच का वाक्य में या तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। अदर किसी भी स्थिति के लिए इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं, अदर किसी भी चीज के लिए इनका हम प्रयोग नहीं करते हैं। ये दोनों नाउन और प्रोनाउन, ये इन दोनों का प्रयोग या तो सब्जेक्ट के लिए होगा या तो ऑब्जेक्ट के लिए होगा, या फिर हमारा सब्जेक्ट इसके अलावा और क्या हो सकता है, हमारा इसके अलावा सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के अलावा क्या हो सकता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात V1 + ING। ये जब V1 + ING वाक्य के एकदम शुरू में आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीरण बोलते हैं। और जब किसी वाक्य की शुरुआत किसी जीरण अर्थात V1 + ING से हो जाए तो वो V1 + ING क्या हो जाता है, एक नाउन हो जाता है। इसके अलावा और क्या सब्जेक्ट हो सकता है, 2 + V1। 2 + V1 को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव 2 + V1 होता है। ये भी एक नाउन होता है, ये भी वाक्य में एक सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, या वाक्य के बीच में अगर आए तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा वर्ड होता है, और ये भी क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो अर्थात नाउन और प्रोनाउन ही
हमारा एक वाक्य में या तो सब्जेक्ट का काम करता है या तो फिर ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इससे ये समझ आया कि अगर कोई हिंदी का वाक्य है और उस हिंदी के वाक्य में अगर हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है तो सबसे पहले हमें उस वाक्य में आए हुए नाउन को ढूंढना पड़ेगा या फिर प्रोनाउन को ढूंढना पड़ेगा और वही हमारा उसमें सब्जेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये डाउट क्लियर हुआ होगा, ये कंफर्म हो गया होगा कि हमारा वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है या फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट कहाँ, सब्जेक्ट की स्थिति क्या है, वर्ब से पहले, ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या है, वर्ब के बाद। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं वर्ब क्या है। वर्ब जो एक्शन होता है, जो चीज़ हम करते हैं, एक्शन करते हैं, 24 आवर में हम जो भी वर्कआउट करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सब कुछ क्या है, वर्ब है। और एक सिंपल सा तरीका होता है कि जो भी हिंदी का वाक्य होता है, हिंदी के एकदम वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वही हमारा वर्ब होता है। जहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहता है हिंदी में, ऐसे उस फुल स्टॉप से पहले जो भी शब्द प्रयोग हुआ होगा वही हमारा वर्ब होता है। उसी में हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों उसी में ऐड हुआ रहता है, उसी में दोनों प्रयोग हुए होते हैं। हमें सिंपल सा तरीका समझना है कि हिंदी के वाक्य के अंत में हमारी क्या होती है, क्रिया होती है, वर्ब होता है। और सब्जेक्ट क्या होगा, या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। हमें क्या करना है, जब भी हमें ट्रांसलेशन करना हो हिंदी से इंग्लिश में, तो सबसे पहले हमें क्या प्रयोग करना होगा, सब्जेक्ट को प्रयोग करना होगा। और उसके कॉम्बिनेशन में हमें क्या प्रयोग करना है, वर्ब प्रयोग करना है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये एकदम सिंपल सा तरीका हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन के माध्यम से, जिससे ये आसानी हो जाए और फिर हमें ये कंफर्म हो जाए कि हम कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं एक ट्रांसलेशन को, एक हिंदी के वाक्य को, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होता है उस चीज़ को भी देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। अगर वाक्य में हमें आए हुए नाउन या प्रोनाउन, जिसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहते हैं, अगर इनको आइडेंटिफाई करना है तो इनके लिए हमें सिंपल सा तरीका है, उस वर्ब से एक क्वेश्चन करना है। अगर हमें सब्जेक्ट पहचानना है तो क्या का, या फिर कौन का, या फिर किसे का। अगर इन तीनों में से किसी भी एक का जवाब मिल जाए तो समझिएगा वही क्या है, हमारा उस वाक्य का सब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अब एक हिंदी के वाक्य को और जिसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। किसी भी देश के विद्यार्थियों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस है, किसी भी देश के विद्यार्थियों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब ये एक सेंटेंस है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। लेकिन ट्रांसलेशन करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, और वो क्या है, वाक्य में आए हुए प्रपोजिशन। वाक्य में आए हुए प्रपोजिशन के बारे में, कि अगर प्रपोजिशन वाक्य में आए तो हम उसका कैसे प्रयोग करें और उसका ट्रांसलेशन हम किस तरीके से करेंगे। फ्रेंड्स, प्रपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति। मतलब कहने का, जब हम किसी भी इंग्लिश के वाक्य को लिखते हैं और उस कोई इंग्लिश का जो वाक्य होगा, उस वाक्य में आए हुए शब्द के साथ साथ जो एक प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ होता है, तो हम सबसे पहले प्रपोजिशन लगाते हैं और उसके बाद फिर
आने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी प्रपोजिशन के बाद एक नाउन का प्रयोग होता है, किसी भी प्रपोजिशन के बाद एक नाउन का प्रयोग होता है या फिर एक प्रोनाउन का प्रयोग होता है। और इस प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होने का मतलब ये हुआ कि वाक्य में वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, पहली चीज। अब समझना क्या है, हमें समझना ये चीज है कि जब हम इंग्लिश में वाक्य लिखते हैं, अगर उसमें प्रपोजिशन आया होता है तो उस प्रपोजिशन के बाद हम नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और वो नाउन या प्रोनाउन कौन सा होगा, जो नाउन या प्रोनाउन उसी प्रपोजिशन से हिंदी के वाक्य से जुड़ा रहेगा। अर्थात इंग्लिश के वाक्य में सबसे पहले प्रपोजिशन आता है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। लेकिन वही अगर हिंदी की बात की जाए तो सबसे पहले आएगा नाउन या प्रोनाउन और फिर उसके बाद प्रपोजिशन। जैसे मैं कहूँ घर में। अब ये फ्रेंड्स हिंदी का एक छोटा सा फ्रेज है, कह सकते हैं। तो घर में, अब यहाँ पर घर एक नाउन है, में एक प्रपोजिशन है। अब सबसे पहले नाउन आया, मतलब कि नाउन और प्लस प्रपोजिशन, नाउन प्लस प्रपोजिशन, ये हिंदी में है। लेकिन अगर इसी चीज को हमें क्या करना हो, इंग्लिश में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, एट होम। अब पहले क्या आ गया, एट मतलब कि प्रपोजिशन और फिर नाउन, ये हो जाता है ये वाला तरीका, प्रपोजिशन और प्लस नाउन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी का जो वाक्य होता है, उस हिंदी के वाक्य में पहले नाउन आता है फिर प्रपोजिशन आता है। लेकिन जब उसी चीज को हम इंग्लिश में चेंज करते हैं तो पहले प्रपोजिशन आता है और फिर उसी से संबंधित उसका एक नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और यही प्रक्रिया हमें सेंटेंस में करनी है, इसी प्रोसेस को हमें सेंटेंस में अपनाना है, जिससे हमारा सेंटेंस एकदम आसान हो जाए। और एक चीज मैं फिर से बताना चाहूँगा, प्रपोजिशन के बाद आए हुए जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं वो कभी भी एज ए सब्जेक्ट प्रयोग नहीं होते हैं, वो उसके साथ जुड़ा रहता है, वो एक्स्ट्रा वर्ड में प्रयोग होता है। अब देखते हैं इस सेंटेंस को, और इस सेंटेंस में हम लोग आसानी से इस चीज को सीखेंगे कि इसका हम ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करेंगे। अब फ्रेंड्स यहां पर देखना है, किसी भी देश के, अब यहां पर के शब्द क्या है, प्रपोजिशन, और के से पहले क्या आया है, किसी भी देश में। इसका मतलब ये वाला इस के से पूरा जुड़ा हुआ है, तो ये तो सब्जेक्ट होगा नहीं। विद्यार्थियों की, अब की फिर आया है और की से पहले विद्यार्थी आया है, तो ये भी सब्जेक्ट नहीं होगा, की से पहले है तो ये भी एक एक्स्ट्रा वर्ड में आ गया। स्थिति, अब स्थिति के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आया, इसको हटा देते हैं। शिक्षा के, तो के से कौन जुड़ा है, शिक्षा, तो ये वाला इसके साथ जुड़ा है, तो ये भी सब्जेक्ट नहीं है। अब क्षेत्र में से पहले क्षेत्र, तो ये वाला इसके साथ जुड़ा है। बहुत अच्छी नहीं है, तो अब इसका मतलब जो भी चीज हमारा प्रपोजिशन से जुड़ा है उसे हम कुछ देर के लिए अवॉइड कर देते हैं। जो शब्द प्रपोजिशन से नहीं जुड़ा है उस चीज को देखना है। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो सिंपल सा एक इस बड़े से वाक्य में एक सिंपल सा वाक्य निकल के आया, और वो वाक्य क्या है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब इसमें हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है, अब इसमें हमें नाउन को ढूंढना है या प्रोनाउन को ढूंढना है। तो प्रोनाउन तो इसमें है नहीं, अब हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट अर्थात नाउन को ढूंढना है। और नाउन को ढूंढने का सिंपल तरीका क्या है, क्या या कौन। अब इन्हीं दोनों से हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो अब इसमें क्वेश्चन करना है कि क्या अच्छी नहीं है, क्या बहुत अच्छी नहीं है। तो इस क्या का जवाब आया स्थिति, तो इसका मतलब ये स्थिति हमारा क्या है, नाउन है। और जब ये नाउन है तो मतलब यही हमारा सब्जेक्ट है, और जब ये सब्जेक्ट है तो वाक्य के एकदम शुरू में लिखा जाएगा। तो अब ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्थिति। अब वाक्य जो कि हिंदी में है, तो हिंदी के अंत में क्या आता है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर है शब्द क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, इज या आर, और वो डिपेंड करता है उस नंबर के
उस नंबर के ऊपर जो नंबर आया है, जो नाउन आया है, उसके ऊपर कि है लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा। तो आप देखते हैं यहां पर इसका ट्रांसलेशन। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? स्थिति। तो सबसे पहले क्या करना है? द सिचुएशन। अब यहां पर है के लिए या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा, लेकिन चूंकि यहां पर सिचुएशन सिंगुलर है तो यहां पर है के लिए हम क्या लगाएंगे? इज। द सिचुएशन इज। अब है से पहले बहुत अच्छी नहीं है, ये पूरा क्या है? बहुत अच्छी नहीं है, तो नहीं के लिए क्या लगाना है? नॉट। इज नॉट। बहुत अच्छी, तो बहुत के लिए वेरी और अच्छी के लिए गुड। तो यहां तक बन गया हमारा द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। अब फ्रेंड्स अब क्या करना है? अब हमें देखना है सबसे अंत में जो प्रीपोजिशन आया है वो क्या है। तो यहां पर बहुत अच्छी नहीं है, इसका हो गया, स्थिति का हो गया, तो यहां तक तो हमारा ट्रांसलेशन समाप्त हो गया। यहां तक का हमारा ट्रांसलेशन समाप्त हो गया। अब हमें देखना है अंत वाला प्रीपोजिशन क्या है। तो अंत वाला प्रीपोजिशन क्या है? मे के लिए हमें क्या लगाना है? इन से पहले क्षेत्र के लिए हमें क्या लगाना है? एरिया। क्षेत्र से पहले क्या है? के के लिए हम प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं ऑफ, और के से पहले क्या है? शिक्षा, और शिक्षा के लिए क्या लगाना है? एजुकेशन। और उसके बाद शिक्षा के पहले स्थिति ऑलरेडी हम लोगों ने लिख चुका है एज ए सब्जेक्ट। अब इसको अवॉइड करते, इससे पहले क्या है? की के लिए क्या लगाना है? ऑफ। और की से पहले विद्यार्थियों, तो स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों से पहले क्या है? के के लिए ऑफ। और के से पहले देश के लिए हम क्या लगाएंगे? और कैसा देश? किसी भी देश, तो ऑफ एनी कंट्री। तो ये हो जाएगा यहां पर इस पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन। द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड इन एरिया ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एनी कंट्री। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें प्रीपोजिशन वाले शब्द को ब्लॉक करना है। तो जितने भी प्रीपोजिशन वाले शब्द होंगे उन्हें हमें ब्लॉक कर देना है, और उसमें से उस बड़े से वाक्य में हमें सबसे छोटे से सेंटेंस को ढूंढ करके अलग करना है, और उसका सबसे पहले ट्रांसलेशन करना है, और फिर उसके बाद फिर अंत से शुरू करते हुए हमें लिख देना है, और आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ और सेंटेंस को। भारत के बिहार में किसानों की स्थिति पैसे के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी नहीं है। भारत के बिहार में किसानों की स्थिति पैसे के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। ये आपका एक सेंटेंस है। अब सबसे पहला काम क्या करना है? हमें प्रपोजिशन वाले शब्दों को ब्लॉक करना है, मतलब कि उसे हमें अलग करना है। तो भारत के, अब यहां पर भारत के, तो यहां पर के से पहले भारत, तो के से क्या जुड़ा हुआ है? भारत। इसको हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं। बिहार में, ये हमारा इससे जुड़ा है। किसानों की के पहले किसानों, इसको हटाते हैं। स्थिति के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये किसी से नहीं जुड़ा है। पैसे के, तो के साथ पैसे, ये वाला पूरा जुड़ा है। और उसके बाद में से पहले क्षेत्र, तो क्षेत्र में ये वाला इससे जुड़ा है। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या करना है? सबसे पहले द
सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। अब यहां तक का सेंटेंस हमारा हो गया। अब मे के लिए हम क्या लगाएंगे? इन। मे से पहले एरिया, एरिया से पहले के के लिए ऑफ, के से पहले पैसे, तो पैसे के लिए हमें लगाना है मनी, और मनी से पहले स्थिति, स्थिति को ऑलरेडी रख चुका है। और उसके बाद जो है की के लिए हमें क्या लगाना है? ऑफ। की से पहले किसानों, किसानों के लिए फार्मर, तो इंग्लिश होता है एक किसान के लिए, जो कि यहाँ पर एक से अधिक है तो फार्मर्स हो जाएगा। किसानों से पहले मे के लिए इन से पहले बिहार, तो बिहार के लिए बिहार लगाना है, और बिहार से पहले के, तो के लिए ऑफ से पहले भारत, तो भारत के लिए इंडिया। ये आपका हो जाता है। एक सिंपल सा तरीका है ट्रांसलेशन करने का। उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ और सेंटेंस को देखते हैं और तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। भारत के कई देश में महिलाओं की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दयनीय है। भारत के कई देश में महिलाओं की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दयनीय है। तो यहाँ पर भारत के ये इससे जुड़ा है, कई देश में से कई देश जुड़ा है, महिलाओं की से महिला जुड़ी है, स्थिति किसी से नहीं जुड़ा है, के से पहले शिक्षा तो शिक्षा से के जुड़ा है, में से पहले क्षेत्र तो क्षेत्र से जुड़ा है, बहुत दयनीय है, स्थिति बहुत दयनीय है। तो यहाँ पर क्या करना है? द सिचुएशन इज वेरी pitiable। द सिचुएशन इज वेरी pitiable। अब ये क्या हो गया? द सिचुएशन इज वेरी pitiable, दैट मीन्स स्थिति बहुत दयनीय है। अब क्या? मे के लिए हमें क्या लगाना है? इन। एरिया, और एरिया से पहले के, ऑफ से पहले एजुकेशन से पहले स्थिति ऑलरेडी लिख चुके हैं। की के लिए ऑफ, की से पहले महिला तो वीमेन से पहले मे लगाना है। मे से पहले कई देश, मेनी कंट्री, और मेनी कंट्री से पहले के, तो के लिए ऑफ, और ऑफ से पहले इंडिया अर्थात भारत के लिए इंडिया। तो ये बन जाता है आपका ट्रांसलेशन। एकदम सिंपल है। द सिचुएशन इज वेरी पिटेबल इन एरिया ऑफ एजुकेशन ऑफ वीमेन इन मेनी कंट्री ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा, ये तरीका समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।